नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? मोहम्मद अरमान अली, नवनीत, कोमल, दीपा, रोहित, अनीता, शाहरुख, नादिर, शिवम, भूपेंद्र, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्या काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? और उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ। चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्यारे बच्चे, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी नागरिकता, और नागरिकता के बारे में हमने पढ़ा था अभी तक केवल एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता कैसे समाप्त होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो इसके जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, प्लस मैम हमें ये भी बताइएगा कि जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, उसको लेकर क्या प्रावधान था, और जो कल हमारा 5 साल वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो आपने नेचुरलाइजेशन में हमें बताया है कि 12 साल, तो वो 5 साल किसके लिए किया गया है, ये भी आपको प्यारे बच्चे मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले तो आप मुझे बताइए, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बफरिंग हो रही है? प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, रुक जाइए, देख लेती हूँ यहाँ से बफरिंग हो रही है क्या। बेटा, यहाँ से तो बफरिंग नहीं हो रही है, यहाँ से तो क्लास कंटिन्यू चल रही है। एक बार मुझे बताएंगे कि वीडियो में एक मिनट रुकिए, ठीक है, रुक जाइए। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं वीडियो को। अब बताइए मुझे अभी कैसे चल रही है। चलो, अगर अब भी अटकेगी तो फिर वाईफाई ही चेंज कर देंगे। अब मुझे ये बताइए, अभी ठीक है, अभी ठीक से चल रही है? अगर अभी ओके है तो थम्स अप कर दीजिए, और अगर आप थम्स अप करेंगे तब फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाती हूँ। फटाफट एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑल गुड है, सब ठीक है ना? अगर अभी भी अटकेगी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारे पास दूसरा वाईफाई है, हम उसको जो है कनेक्ट कर देंगे। थम्स अप कर दीजिए अगर सब कुछ ओके है, तो सब कुछ ठीक है। अब जिसकी बफरिंग हो रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लेंगे अपनी वीडियो को, क्योंकि वहां पे थम्स अप आ चुके हैं कि मैम सब कुछ ओके है। चलिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सबसे पहले आप पढ़ लीजिए आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, जितना आपको बताया जाएगा उतना आपको पढ़ना है, एग्जाम के लिए उतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में, मतलब जब आपका संविधान, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं कि जब आपका संविधान जो है लागू किया गया था, उस समय पर भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसके बारे में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि वो आपका कौन सा आर्टिकल बताता है मैम? आर्टिकल नंबर 5। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, मैं वाईफाई का कनेक्शन ही चेंज कर देती हूं, नहीं तो फिर ऐसे ही क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। रुक जाइए। चलो अब चेक करना, ठीक है? और फिर मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे आपकी वीडियो नहीं रुकेगी, ठीक है? कुछ बच्चों की ठीक है, कुछ बच्चों की ठीक नहीं है। अब मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है, प्लीज अब आप लोग पढ़ लीजिए आराम से। अभी ठीक है सब कुछ, क्योंकि मैंने वाईफाई चेंज कर दिया है, अब नहीं रुकेगी। अब चलिए फिर आ जाइए। अब हाँ, सेकंड वाईफाई लगा दिया है भैया, तुम कहोगे तो क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को फिर से, और एक बार रिफ्रेश कर लेना अपनी वीडियो को, बार बार अब ये मत कहना वफरिंग, ठीक? ध्यान से सुनो। अब प्यारे बच्चे, आर्टिकल 5 में सीधा कहा गया है, और ये ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा, कमेंट्स पर फोकस नहीं करना है, केवल समझने पर फोकस करना है।
प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आर्टिकल 5 ये बताता है कि जब आपका संविधान लागू किया गया था उस समय पर नागरिकता किस तरीके से दी जाती थी, यानी संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आपका लिखा है डील्स विद सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता कैसे दी जाती थी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है मैम? आर्टिकल नंबर 5 हमें ऐसा बताता है। ठीक, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। भाई आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में आर्टिकल नंबर 6 बात करता है। मैम अगर हम आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो ध्यान से, ये जितने बच्चे होते हैं ना जिनको बीमारी होती है बिना सुने बिना जाने कि भाई पीडीएफ नहीं, पीडीएफ क्यों लगाई गई है वो सुन लीजिए। पीडीएफ इसलिए लगाई गई है कि बाइलिंगुअल फॉर्म में जो बच्चे हैं वो समझ सके। मैं लिखकर भी तुम्हें समझाऊंगी, अब प्लीज पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। और बराबर में भी क्लास चल रही है, सेम क्लास चल रही है, सेम वाईफाई से चल रही है। तुम्हारी नहीं चल रही है, उनकी चल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? मेरी तरफ से दिक्कत होने पर बच्चे सबको दिक्कत होगी। और प्लीज अब आप यहां पे ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में, क्या तुम ये जानते हो कि भारत का विभाजन कब हुआ था? तो आप कहोगे कि मैम जो भारत का विभाजन किया गया था, तो मैम ये किया गया था 1947 में। और जब भारत का विभाजन हुआ था तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत और इधर मान लीजिए पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा मानना है। इधर मान लीजिए पाकिस्तान। तो ये कहा गया कि जो लोग यहां जाना चाहते हैं वो यहां जा सकते हैं, जो लोग यहां आना चाहते हैं वो यहां आ सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब आपके भारत का विभाजन हुआ और भारत से अलग पाकिस्तान बना, तो सरकार मतलब यहां पे ये घोषणा की गई कि जो लोग भारत जाना चाहते हैं वो भारत में जा सकते हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो अब ऐसे कुछ लोग थे जो आपका लिखा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रह रहे थे लेकिन ये पाकिस्तान से कहां पर आए? भारत में। लेकिन कब तक आए मैम? कब तक? आपने बताया कि जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए थे विभाजन के बाद। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग आपके 19 जुलाई 1948 से पहले, ठीक है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे मैम जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके थे, 1948 से पहले आ गए थे। ध्यान से सुनना, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले कहां आ गए थे? मैम पाकिस्तान से भारत आ गए थे, पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है। उनको तो कैसे नागरिकता मिलेगी? मैम उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन मैम ऐसे भी लोग होंगे जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए, या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आए, तो मैम ऐसे लोगों को जो सिटीजनशिप मिलेगी, पाकिस्तान से भारत आए, तो उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। तो उन्हें नागरिकता कब मिलेगी? तो उन्हें नागरिकता मिलेगी पंजीकरण यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। और वो भी तब मिलेगी, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और वो भी तब मिलेगी जो लोग ये पाकिस्तान से भारत आए हैं, यदि इन लोगों का संबंध, यदि इन लोगों के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, दादा दादी या नाना नानी, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में हुआ हो,
तो ये दो कंडीशंस हैं प्यारे बच्चे। अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भी पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि इंडिया से कनेक्शन जरूरी होता है। ठीक, ये तो हुआ आर्टिकल नंबर 6। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो प्लीज फटाफट थम्स अप करें। और जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक माने जाएंगे। फिर एक यहां पर देखिए क्या लिखा है, ध्यान से, क्योंकि इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि डिफरेंस क्या है। आर्टिकल नंबर 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अब आपने पहले में पढ़ा कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे विभाजन के समय, ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? थम्स अप आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप बहुत प्यारे हो, तुरंत रिस्पॉन्स करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल जो आपका 7 है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 7 कहता है कि भैया ये है हमारा भारत और ये है मान लीजिए पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान और ये है मैम हमारा प्यारा सा भारत। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से कहाँ आ गए, पाकिस्तान। कहाँ आए थे ये मैम? ये लोग आए थे भारत से पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में रहने लगे। अब इन्हें रियलाइज हुआ कि भैया पाकिस्तान तो बहुत ही बेकार देश है। और ध्यान रखना कि ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान कब गए हैं, 1 मार्च 1947, ये डेट याद रखना। 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर जो पाकिस्तान चला गया, लिखना 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं माना जाएगा। लेकिन मैम अगर कोई वापस आना चाहे तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, मान लीजिए कि अब ये चले गए, अब चले तो गए लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि भैया हम तो गलत देश में आ गए, तो बड़ा बेकार देश है, इसमें क्यों आ गए हम। तो अब ये लोग क्या चाहते हैं कि जो लोग मैम पहले भारत से पाकिस्तान चले गए, अब ये वापस मैम भारत में आना चाहते हैं, यहां आना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चे, आर्टिकल 7 कहता है कि इन लोगों को किस पर रहना होगा, परमिट व्यवस्था पर पहले तो रखा जाएगा, परमिट सिस्टम पर, और उसके बाद यहां पे डिसाइड किया जाएगा कि इनकी नागरिकता कैसे दी जाएगी। यानी आर्टिकल 7 उन लोगों की बात करता है मैम, उन लोगों की बात करता है आर्टिकल 7 जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि भैया गलती हो गई इस देश में आके, अब वो वापस आना चाह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी ये बताता है आर्टिकल 7। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये तुम्हें समझाने के लिए है, तुमसे इतना डिटेल में कभी नहीं पूछेगा, तुमसे केवल क्या पूछेगा, 1 लाइनर फॉर्म में पूछेगा क्वेश्चन, पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता के अधिकार किस आर्टिकल में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 8 पर। इसमें क्या लिखा है? लिखा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में। यानी ऐसे व्यक्ति में जिनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन वो किसी कारण से भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, आर्टिकल 8 बताता है। ये इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ये हिंदी इंग्लिश की समस्या खत्म करने के लिए ही किया गया है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की जो समस्या है उसको खत्म करने के लिए ही ये किया गया है। तो आप कहेंगे भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के संबंध में है। अब मैम इंडियन ओरिजिनेट क्या होता है, भारतीय उद्भव क्या होता है,
है ना। इंडियन ओरिजिनेट किसको कहते हैं? इंडिया ओरिजिनेट प्यारे बच्चे कहते हैं जिनके दादा दादी माता पिता का संबंध भारत से होता है और उनके बच्चे किसी कारण से बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन उनका वो कहाँ के हैं? भारत के ही हैं, भारतीय उद्भव के हैं मैम। और उन्हीं को फिर हम कहते हैं कि उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये आर्टिकल 8 हमें बताता है। चलो मुझे बताओ इन लोगों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, बताओ। देखते हैं कितने बच्चे इस पॉइंट का आंसर दे पाएंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्ति, मतलब जिनके माता पिता या दादा दादी भारत के हैं और वो भारतीयों से उनका कनेक्शन है, उनको कैसे मिलेगी नागरिकता। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 8 में। अब देखते हैं कितने बच्चे मुझे ये बताएंगे, फटाफट से बताइए कि इनको कैसे नागरिकता मिलेगी। मैंने तुम्हें बताया हुआ है ये पॉइंट। वेरी गुड मैम, बाय रजिस्ट्रेशन। मैम बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा, शाबाश। तो ये तो तुम्हें पता ही है, तुम्हें मैं पढ़ा ही चुकी हूं। ये किस आर्टिकल के बारे में बताया है? आर्टिकल 7। लिख देती हूं क्योंकि फिर पता चले कि क्या बताया था मैम ने, हमें तो पता ही नहीं है। अब देखो आर्टिकल 9 में क्या है, अब तुम आंसर दोगे, मैं कुछ नहीं दूंगी। लिखा है आर्टिकल 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह कौन सा नया पॉइंट है जो मैंने तुम्हें लिखकर नहीं बताया? मैंने तुम्हें बताया था कि 3 तरीके से नागरिकता समाप्त होती है। मुझे यह भी बताओ, नागरिकता समाप्त करने के लिए आपके यहां पर कानून कौन बनाता है? यह भी मुझे बताइए, ये भी मुझे बताइए। तो आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आप अपने देश की नागरिकता को छोड़ते हैं और जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो प्यारे बच्चे आपकी नागरिकता समाप्त, क्योंकि आप एक समय में एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। जो बच्चे लिख रहे हैं संसद, जो बच्चे लिख रहे हैं पार्लियामेंट, वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्या ये पॉइंट मैंने तुम्हें रिटर्न फॉर्म में नहीं लिखवाया है? लिखवाया है कि नहीं? खुद ही तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कौन सा आर्टिकल कहता है? 9। अब मैम 10 क्या कहता है? 10 सीधा कहता है नागरिकता अगर छीनी जाएगी तो संसद के कानून के अनुसार। क्या ऐसा कुछ लिखा है मैम 10th में? हाँ जी मैम, 10th में ऐसा ही कुछ लिखा है। देखिए आर्टिकल 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी, अन्य प्रकार से नहीं। और अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं मैम? लिख सकते हैं कि नागरिकता को संसदीय विधि के अनुसार छीना जा सकता है, तुम्हारी भाषा में किसी अन्य प्रकार से नहीं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। तो आपके कितने प्रकार हैं नागरिकता को छीनने के लिए जो संसद ने बताए हैं? मैम 3 प्रकार हैं। क्या मैंने तुम्हें लिखवा दिए हैं? हाँ मैम लिखवा दिए हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। यानी संसद ने जो विधि बनाई है उसी के हिसाब से नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर? वेरी गुड। जो बच्चे कह रहे हैं 3 तरीके से। और ये जितने बच्चे हैं ना यहां पर, ये ठीक है कि बफरिंग की आवाज नहीं आ रही, उन सबको बता दूं कि अगर ऐसा होता तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब मेरी बात आगे सुनो। ये शरारतें छोड़ दो, जीवन में शरारतें भी अच्छी लगती हैं लेकिन हर समय नहीं बेटा,
ठीक है, आगे आ जाइए। जीडी में इतना डीप पूछता है अजय कुमार जी, जीडी में ये पूछेगा कि संसद की जो नागरिकता से संबंधित जो विधि है वो कौन बनाता है, क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके के। नागरिकता गृह मंत्रालय देता है, लेकिन नागरिकता देने और नागरिकता समाप्त करने के लिए कानून कौन बनाता है? मैम संसद बनाती है। आ जाओ, अब मैं तुम्हें बढ़ाऊंगी वो तुम्हारा 5 साल का कॉन्सेप्ट जिसे लेकर तुमने कल मेरे पर आक्रमण कर दिया था। उसे कहते हैं हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम। इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आखिर ये क्या था? तो पहले तो तुम ये समझ लो कि कोई भी कानून तब बनता है जब मैम पहले उससे संबंधित बिल आता है। तो आपका प्यारे बच्चे इसको शॉर्ट में बोलते हैं CAA। क्या बोलते हैं? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 11 ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूं। अनिल मेहरा क्लास में रेगुलर आया करें बेटा, तभी पता चलेगा क्या पढ़ लिया है और क्या नहीं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि कोई भी कानून बनने से पहले वो एक बिल होता है, एक आपका विधेयक होता है। अब ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चे, हम लिखेंगे नागरिकता संशोधन विधेयक। ये एक्ट कब बनता है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगी। विधेयक 2019। इसको क्या लिखेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। अमेंडमेंट बिल 2019 ये होता है मैम। और जब कोई बिल आता है तो उसे संसद के सदनों में सबसे पहले पेश किया जाता है। तो बात आती है कि इसे लोकसभा से कब पारित किया गया। एक क्वेश्चन बनता है लोकसभा से कब पारित। ठीक, फिर क्वेश्चन बनता है राज्यसभा से कब पारित। राज्यसभा, ये दोनों संसद के सदन हैं। राज्यसभा से कब पारित, और जब इनसे पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के होते हैं हस्ताक्षर। राष्ट्रपति ने कब किए हस्ताक्षर? कब किए हस्ताक्षर? और फिर एक आता है, हस्ताक्षर को कहते हैं बेटा जी सिग्नेचर। ये 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और चौथा क्वेश्चन बनेगा कि आपका ये जो अधिनियम, जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो बिल से बन जाता है अधिनियम, और अधिनियम बनने के बाद ये लागू कब हुआ, ये एग्जीक्यूट कब हुआ, ये हम पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर इसमें क्या था और वो 5 साल वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं। अब ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आप सबसे पहले लिखेंगे कि लोकसभा से इस बिल को पारित किया गया था 9 दिसंबर 2019 को। फिर राज्यसभा से पारित हुआ 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये यहां से पास हो गया। और जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गया। तो राष्ट्रपति जी ने प्यारे बच्चे 12 दिसंबर 2019 को क्या किया, इस पर कर दिया हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। मैम इस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे? तो बेटा जी इस समय आपके देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी। कौन थे बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने कर दिया सिग्नेचर, और जैसे ही इन्होंने सिग्नेचर किया तो ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, ये क्या बन गया? ये अधिनियम बन गया। यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई बिल अधिनियम यानी कि कानून बनता है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया मैम, 12 दिसंबर 2019 को इस पर सिग्नेचर
कर दिया। अब जब ये सिग्नेचर हो गया तो लागू कब हुआ मैम? लागू हुआ 10 जनवरी 2020 को। 10 जनवरी 2020 को मैम ये लागू हो गया था। अब एक डेट हम लिखेंगे, बड़ी प्यारी सी डेट है वो, 31 दिसंबर 2014। ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 2014 तक, 14 तक यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से भारत आया है और वह यदि हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, यानी इन 6 धर्मों से है, तो उसे अवैध प्रवासी, यानी कि इलीगल इमिग्रेंट, अवैध प्रवासी को कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट, नहीं माना जाएगा। यानी आप उसे ये नहीं कहेंगे कि ये भारत में जबरदस्ती घुस गया है। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं है। केवल आपके हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी, इन लोगों के लिए किया गया है, और जो कहां से आए हो? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से। अब आप कहोगे कि मैम इनको कैसे नागरिकता दी जाएगी? तो प्यारे बच्चे, अगर ऐसा व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को नागरिकता लिखना, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता देशीयकरण द्वारा दी जाएगी, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा दी जाएगी। ठीक है, और इनके लिए जो नेचुरलाइजेशन में कंडीशन है कि देशीयकरण द्वारा दी जाएगी, और इसके लिए निवास कितना है मैम? निवास जो हमने पढ़ा था भारत में निवास, तो मैम आपका केवल निवास अगर हम बात करेंगे तो 11 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 5 वर्ष। लेकिन वो केवल इन 3 देश के लोगों के 5 वर्ष, वो केवल इन 3 देशों के लिए, और इस कंडीशन में टोटल 12 कैसे हैं मैम? 11 + 1 होता है बेटा जी आवेदन का समय, जो आप आवेदन करेंगे। तो ये 5 वर्ष सब देशों के लिए नहीं है, केवल इन लोगों के लिए है जो इन 6 कम्युनिटीज से और इन 3 कंट्रीज से आएंगे। यह आपको ध्यान रखना है। यानी 6 समुदाय और 3 देश, उनके लिए 5 वर्ष किया गया है, सबके लिए नहीं। इनको घटाकर कितना कर दिया है मैम? 5 वर्ष। ये था आपका नागरिकता। अब क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया और आपसे मेरा एक रहता है वादा, और वादा क्या रहता है? सबसे पहले भैया आपको कराना है रिवीजन। तो फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले करेंगे हम रिवीजन स्लाइड।
ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे। चलो अब आंसर देना। नागरिकता से बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके आते हैं। नागरिकता सबसे पहले बताइएगा किस भाग में है, किस आर्टिकल से इनकी शुरुआत होती है, हमारे देश में कैसी नागरिकता है। कैसी नागरिकता, एक तो आपको बताना है भारत में, दूसरा आपको बताना है यूएसए में, और बताना कि भारत में नागरिकता कहां से ली गई है। भारत में नागरिकता कहां से ली गई है, नागरिकता कहां से ली गई है, कहां से ली गई है। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से, और बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि नागरिकता कौन देता है, नागरिकता कौन देता है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। कौन बनाता है। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से दी जाती है, कितने प्रकार से। भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन और कब कब, कितनी बार और कब कब संशोधन हुआ है, कब कब संशोधन। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, कितने प्रकार से समाप्त। ये आपके क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। तो सारे बच्चे मुझे आंसर कर रहे हैं कि मैम पहले क्वेश्चन का आंसर होगा पार्ट 2, आर्टिकल 5 to 11 कैसी नागरिकता है। तो आपने बताया है हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। इकहरी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है मैम। और यूएसए में दोहरी नागरिकता यानी कि ड्वेल सिटीजनशिप है। और हमारी तरह ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है, तो हमने नागरिकता को ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता कौन देता है, आपने बताया था गृह मंत्रालय देता है, गृह मंत्रालय देता है। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, मैम संसद बनाती है। और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। अधिनियम में कितनी बार संशोधन, 6 टाइम्स। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। कितने प्रकार से समाप्त में, 3 प्रकार से, 3 प्रकार से। कोई ऐसा बच्चा है जो इन क्लास का, अगर हम बात करते हैं तो इस क्लास में इनके आंसर्स नहीं जानता था, या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें नहीं पता है। ये बेसिक क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, जो ये बच्चा कह रहा है कि आज इतना ही, कल नया चैप्टर होगा, तो वो क्लास से जा सकता है, क्योंकि नया चैप्टर तो आज ही होगा। मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है और तुम्हारी संडे भी क्लास लग सकती है। और मैं ये तुम्हें बोल चुकी हूं, क्योंकि जब पॉलिटी खत्म होगा तो हिस्ट्री शुरू होगा, और इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम मौज मस्ती कर सको। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा।
क्योंकि बेटा एक दिन में फल तो पेड़ भी नहीं देता। आपको क्या लगता है थोड़ा सा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। ठीक, आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज आपका स्टार्ट होगा। ऐसे अधिकार जिनके बिना रह पाना मुश्किल होता है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं और जो डायरेक्टली हमें संविधान देता है। मौलिक अधिकार यानी कि मैम फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मैम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और जब हम इनकी बात करते हैं बेटा, फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन कि मैम ये किस पार्ट में है या किस भाग में है। ठीक, दूसरा बेसिक क्वेश्चन किस आर्टिकल या अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, कहाँ से लिए गए हैं। और प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनकी मूल संविधान में संख्या कितनी थी। मूल संविधान कहते हैं बेटा जी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान में पूछा जाता है इनकी संख्या। फिर पूछी जाती है भैया इन प्रेजेंट, वर्तमान में संख्या इनकी कितनी है। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में संख्या। एक क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक और बेसिक क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को, यानी जो आपका फंडामेंटल राइट है, किस मौलिक अधिकार, इसे मैं लिखूंगी शॉर्ट में अब FR, किस फंडामेंटल राइट को भाग 3 से, यानी कि जो आपका संविधान का पार्ट 3 है, भाग 3 से हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। ये हैं आपके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। हटा दिया गया है यानी कि रिमूव कर दिया गया है। ठीक, तो आप यहां पे ये बेसिक क्वेश्चंस को यहां देखेंगे। तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं, संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो पार्ट 2 में है मैम, सॉरी पार्ट 3 में है मैम, 2 में तो सिटीजनशिप थी। आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। कहां से लिए गए हैं तो मैम टेकन फ्रॉम यूएस से, टेकन फ्रॉम यूएस से, या हम लिख सकते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने इनको लिया है। और बेटा जी अमेरिका में इनको बोला जाता है बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका में आप इनको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स ही बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स ही प्यारे बच्चे बोलते हैं अमेरिका में। इनको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कुछ अलग नहीं है। आगे है मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी मैम 7, और वर्तमान में कितनी है तो 6। एक कम कौन सा हुआ ये भी हमें बताऊंगी, ध्यान से सुनो। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, तो मैम पार्ट 3 को ही कहते हैं मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 लिख दीजिए या भाग 3 लिख दीजिए। और नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को किस मौलिक अधिकार को पार्ट 3 से हटा दिया गया है, तो मैम राइट टू प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी यानी मैम संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार। और ये आपकी मैं अगर बात करती हूं तो हटाया गया है तो संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अभी मैं आपको पूरे के पूरे 7 फंडामेंटल राइट लिखकर बताऊंगी, वो पहले कहां था अब कहां पर है सब मैं आपको बताऊंगी। अगला और एक और क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है, और वो क्वेश्चन प्यारे बच्चे क्या होता है सुन लीजिए। क्वेश्चन होता है मैम कि आप ये बताओ कौन से फंडामेंटल राइट्स या कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स यानी कि एफआर, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियंस, केवल भारतीयों के लिए, फॉर इंडियन सिटीजन्स, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। वो विदेशियों को नहीं है, वो केवल भारतीयों के लिए हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन है, कोई जानता है इसका आंसर? कोई जानता है इसका आंसर? देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये आपके आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल इंडियंस के लिए है। ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने आर्टिकल्स हैं वो सब फॉरेनर्स के लिए भी हैं, वो सब विदेशियों के लिए भी हैं। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बच्चा, अब मैं आपसे बात बताती हूं कि जो आपका मौलिक अधिकार थे यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, अगर हम इनकी बात करते हैं तो मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि स्टार्टिंग में ये कितने थे। तो नंबरिंग कीजिएगा, पहला लिखिएगा, पहला अधिकार लिखिएगा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। क्या लिखेंगे हम? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। नेक्स्ट आपका रहता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी आर्टिकल्स भी लिखूंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजन। नेक्स्ट सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
ठीक, नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी इतना ही लिखेंगे क्योंकि मुझे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में कुछ डिटेल करना है और उसके लिए जगह चाहिए। ठीक है, अब सुनिए यहां पर राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 एंड 24, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29 एंड 30 और आर्टिकल 31। ध्यान से सुनना। और बेटा जी एक आर्टिकल है 19 के 1 का F, जिसको हिंदी में लिखेंगे आर्टिकल 19 के 1 का च। इन दोनों आर्टिकल्स में था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और अगर बच्चे मैं आपसे यहां बात करती हूं तो आज आपको बता दूं कि ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको किया गया है यहां से रिमूव, इसे हटाया। कहां से हटाया है मैम? आर्टिकल 31 से हटा दिया है और 19 के 1 के F में भी था, इसको दोनों जगह से हटा दिया है। और हटाया है तो मैम 44वां संविधान संशोधन किया है 1978 में और इसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटाया है। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की प्रेजेंट में, तो बेटा आज के समय पर ये एक वैधानिक अधिकार है, आज के समय पर ये एक लीगल राइट है। वैधानिक अधिकार यानी मैम आप कह सकती हैं कि यह आज के समय पर एक लीगल राइट है। और लीगल राइट होने के साथ साथ बेटा जी आज के समय पर ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट या हम कह सकते हैं कि भाग 12 में है। ठीक है, भाग 12 में है, रोमन सीरीज में ऐसे लिखेंगे। और उसके अलावा मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 के कैपिटल ए में है। अगर आपने स्मॉल ए लिखा तो गलत, अगर आपने स्मॉल ए लिखा गलत। क्यों मैम गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेटा जी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। संशोधन से अगर कोई भी आर्टिकल ऐड होगा तो आपको ध्यान रखना है कि उस आर्टिकल को कैपिटल वर्ड के साथ लिखा जाएगा। अगर कोई आर्टिकल लिखा है 300 का ए और कोई आर्टिकल लिखा है 300 का कैपिटल ए, इसका संबंध संशोधन से है क्योंकि कैपिटल वर्ड में लिखा है, और इसका संबंध मूल संविधान से है यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये स्मॉल में लिखा है। यानी ये 26 जनवरी 1950 को संविधान में था, लेकिन मैम जो आपका कैपिटल है वो संविधान में नहीं था। हेमंत जी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखा है। इस पे तो मैं टफ वर्ड्स को ही इंग्लिश में लिख सकती हूं और वर्ड टू वर्ड के लिए पीडीएफ है, फिर पीडीएफ ही दूंगी मैं आपको। और आप यहां देखेंगे कि स्लाइड पे तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, कौन सी चीज है जो इंग्लिश में नहीं है? अब यहां पे बात आती है कि आखिर हटाया क्यों गया, ये बताओ मैम। इसलिए हटाया गया कि हमें यह बहुत अच्छे से पता था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को कोई हमसे छीनता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे, जैसे संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार थी, अब सरकार कह रही है मुझे भैया तुम्हारी संपत्ति पे सड़क बनानी है, मुझे तुम्हारी संपत्ति चाहिए क्योंकि यहां पे यूनिवर्सिटी बनानी है, तुम कह रहे हो हम तो नहीं देंगे, सरकार कह रही है भैया देना पड़ेगा। अब तुम क्या कर रहे हो, सरकार रुक जा अब तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, कोर्ट चल देते हैं। भैया कोर्ट परेशान, सरकार परेशान।
क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मौलिक अधिकार छिनेगा, तुम कोर्ट भाग जाओगे। अब एक बात बताओ, सरकार काम करेगी तो हवा में थोड़ी करेगी, आसमान में थोड़ी करेगी, जमीन पे ही करेगी। स्कूल भी जमीन पे बनेगा, हॉस्पिटल भी जमीन पे बनेगी, सड़क भी जमीन पे बनेगी, रेलवे ट्रैक्स भी जमीन पे बनेंगे, तो जमीन तो चाहिए। तो यहां कोर्ट ने बोला भाई देखो बहुत परेशानी हो रही है, इसको हटाओ, यहां से निकालो इसको। संसद ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कोर्ट, तुम तुरंत इसको हटाती हूं। इसको यहां से हटा दिया। कोर्ट की भी समस्या खत्म, संसद की भी समस्या, संसद की समस्या भी खत्म, और यहां पे सरकार की भी समस्या खत्म। तीनों का समाधान हो गया। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक वैधानिक अधिकार है। अब तुम ये कहकर कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरी संपत्ति सरकार ले रही है। हाँ, लेकिन तुम जब कोर्ट जा सकते हो, मान लो ये तुम्हारी भूमि है, इसे सरकार ने ले भी लिया और इसका पैसा भी तुम्हें सरकार नहीं दे रही, तब तुम कोर्ट जा सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मैम जो छठे नंबर पर संपत्ति का अधिकार था, इसे क्या कर दिया, इसे मैम यहां से हटा दिया। मतलब इसको अब हम यहां से कट कर देंगे। तो छठे नंबर का अधिकार ये वाला हट गया है। ठीक है, तो अब कौन सा आ गया छठे नंबर पर मैम? अब छठे नंबर पर हम लिखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस में है? आर्टिकल 32 में। तो इसीलिए आपका 7 से इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। और प्यारे बच्चे, ये जो आर्टिकल है इसको आपके डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब जी ने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को लेकर क्या कहा है? इन्होंने इसे कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी मैम B.R. अंबेडकर जी कहते हैं आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा। तो ये थे आपके कॉन्सेप्ट जो मुझे क्लियर करने। तो कितने हो गए हैं अब मैम? 6। पहले कितने थे? 7। लेकिन अब छठा हमारा वहां से हट गया, तो छठे नंबर पर ये आ गया। बात समझ में आ गई है? आ गई हो तो थम्स अप कर दो। और कल मैं तुम्हें शुरू करूंगी आर्टिकल 14 से पढ़ाना। ठीक है, संविधान शब्द का अर्थ क्या है? धर्मेश कह रहे हैं सम प्लस विधान, जिसमें होते हैं सबके लिए समान कानून। सम मतलब समान और विधान मतलब कानून, सबके लिए समान कानून। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है। ठीक, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स देने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। जी 12 और 13 भी पढ़ा दूंगी, परेशान मत हो, सब पढ़ाऊंगी तुम्हें। ठीक, चलो।